मोहन राकेश का एक बहुत ही आइकॉनिक नाटक है आषाढ़ का एक दिन। आज हम मिलके इसकी कहानी की परतों को खोलेंगे, जहां प्यार है, कला है और जिंदगी की सच्चाई के बीच एक बहुत ही खूबसूरत और दर्दनाक कशमकश है। नाटक की शुरुआत इन्हीं लाइनों से होती है। ये मल्लिका की आवाज है, जो बारिश में भीग कर घर आई है। उसके बातों में खुशी है, प्रकृति से एक गहरा जुड़ाव है। देखिए, ये सिर्फ मौसम का हाल नहीं है, ये कहानी के पूरे मूड, उसके इमोशनल माहौल की नींव रख रहा है। तो शुरुआत तो मॉनसून की बारिश से होती है, लेकिन असली तूफान वो आसमान में नहीं है, वो तो बस दरवाजे से अंदर आने ही वाला है। ये बारिश जितनी खूबसूरत दिख रही है, ये कहानी में उतने ही बड़े एक बदलाव का, एक बेचैनी का संकेत है। तो चलिए पहले उस दुनिया को समझते हैं जहां ये सब हो रहा है। ये कहानी है कालिदास और मल्लिका की, और उनके उस प्यार की जो वक्त और सपनों के बीच कहीं खो सा गए। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसे दुनिया ने महान तो बना दिया, पर शायद उसकी जिंदगी का सबसे जरूरी रिश्ता उसी से छूट गया। हम बात कर रहे हैं कालिदास की, एक सीधे साधे प्रकृति से प्यार करने वाले कवि की, और मल्लिका की, एक ऐसी लड़की जो सिर्फ कालिदास से प्यार ही नहीं करती, बल्कि उसके हर सपने को समझती है और उसे अपना मानती है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से बहुत ही खूबसूरत पहाड़ी गांव से। यहीं पर रहते हैं कालिदास, एक साधारण से कवि। उनकी दुनिया भी उतनी ही सरल है, बारिश की बूंदें, पेड़ों की ठंडी छाया और मल्लिका। उन दोनों का प्यार बहुत शांत है, गहरा है और सबसे बड़ी बात, बिल्कुल सच्चा है। तो चलिए कालिदास को थोड़ा और समझते हैं। वो सिर्फ एक कवि नहीं है, वो उस गांव की आत्मा की तरह है। एक ऐसे कलाकार जिनका मन पहाड़ों को छूते बादलों में खो जाता है, जिन्हें दुनियादारी से ज्यादा आसमान में बनते बिगड़ते चित्रों से लगाव है। मतलब शोहरत से पहले उनकी पूरी जिंदगी बस सादगी, प्रकृति और मल्लिका के इर्द गिर्द ही घूमती थी। और फिर है मल्लिका। देखिए, वो सिर्फ कालिदास की प्रेमिका नहीं, बल्कि उनकी सबसे बड़ी सपोर्टर है। वो ये बात अच्छे से समझती है कि कालिदास की प्रतिभा को एक बड़े मंच की जरूरत है, और इसके लिए वो अपनी खुशी तक दांव पर लगाने को तैयार है। उसका प्यार स्वार्थ से परे है। वो कालिदास को बांधना नहीं, बल्कि उन्हें उनके सपनों की तरफ उड़ने के लिए आजाद करना चाहती है। एक तरफ गांव है, मॉनसून की खूबसूरती, और दूसरी तरफ घर के अंदर ही एक तनाव है, एक खिंचाव है, जो एक माँ और बेटी के बीच धीरे धीरे बढ़ रहा है। और ये तनाव है क्या? ये है दो बिल्कुल अलग सोच का टकराव। एक तरफ है मल्लिका, जो भावनाओं, प्यार और कविता की दुनिया में जीती है, और फिर है उसकी माँ अंबिका, जो एकदम प्रैक्टिकल है, जिनकी दुनिया टिकी है शादी, समाज और जिंदा रहने की जरूरतों पर। यहीं से नाटक का जो असली संघर्ष है, वो उभर कर सामने आता है। मल्लिका की ये बात बहुत गहरी है। वो कालिदास के लिए अपने प्यार को किसी रिश्ते का नाम नहीं देती। वो कहती है, मैंने भावना में एक भावना का वर्ण किया है। मतलब ये एक ऐसा जुड़ाव है जो उसकी नजर में दुनिया के हर रिश्ते, हर नियम से कहीं बड़ा है और कहीं ज्यादा पर्सनल है। और माँ का जवाब, वो बिल्कुल जमीन पर लाने वाला है। अंबिका के लिए ये भावना सब एक धोखा है, खुद को बहलाने का तरीका। और वो एक सीधा सवाल पूछती हैं कि इन भावनाओं से पेट कैसे भरेगा, जिंदगी की जरूरतें कैसे पूरी होंगी। ये वो सवाल है जो यथार्थ हमेशा सपनों से पूछता है। लेकिन कहानी में एक और किरदार है, विलोम। वो कालिदास की सफलता और उनके चरित्र पर हमेशा सवाल उठाता है। उसका मानना है कि कालिदास सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। उसकी ये बात बहुत दिलचस्प है। वो कहता है कि मैं एक असफल कालिदास हूँ और कालिदास एक सफल विलोम। ये लाइन असल में कालिदास के चरित्र की जटिलताओं और सफलता के अंधेरे पहलुओं की ओर एक इशारा है। तो माँ बेटी के बीच ये सब चल ही रहा होता है कि कहानी में एक नया मोड़ आता है। गांव की उस शांति में बाहर की दुनिया दस्तक देती है। अचानक खिड़की से बाहर दिखते हैं घोड़े पर सवार कुछ लोग, राजकीय कर्मचारी। ये सिर्फ कुछ लोग नहीं हैं, ये सत्ता का उस सिस्टम का प्रतीक हैं जो गांव की इस शांत, भावनाओं से भरी दुनिया से बिल्कुल अलग है। अंबिका की ये बात सुनिए, वो कहती हैं कि इन लोगों का आना हमेशा कोई बुरी खबर ही लाता है। मतलब साफ है, इन अधिकारियों का आना गांव वालों के लिए एक डरावने साए जैसा है, एक अशुभ संकेत है। तो सवाल ये है कि ये बाहरी दुनिया अपने साथ लाती क्या है, और इसका जवाब मिलता है नाटक के सबसे पावरफुल सिंबल से। सीन में कालिदास की एंट्री होती है, पर वो अकेले नहीं हैं।
उनकी गोद में एक हिरण का बच्चा है, घायल, जिसके शरीर से खून बह रहा है। एक कवि की कोमलता और एक जानवर पर हुई हिंसा, ये दोनों चीजें एक साथ मंच पर आती हैं। और कालिदास उस हिरण के बच्चे से क्या कहते हैं? हम जिएंगे। वो सिर्फ उसे दिलासा नहीं दे रहे, वो उस दर्द को खुद महसूस कर रहे हैं, जैसे वो बाण उसे नहीं बल्कि उन्हें ही लगा। और ठीक इसी पल एंट्री होती है राजकीय अधिकारी दंतुल की। और उसका सवाल सुनिए, कितना क्रूर है। कहां कालिदास की संवेदना और कहां दंतुल का ये अधिकार भाव। वो उस हिरण को सिर्फ एक चीज, अपना शिकार समझता है। ये दो दुनियाओं का सीधा टकराव है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये घायल हिरण सिर्फ एक जानवर नहीं है, ये मासूमियत पर हमले का प्रतीक है। ये दिखाता है कि कैसे सत्ता प्रकृति की कोमलता को कुचल देती है। और कहीं न कहीं ये कालिदास और मल्लिका के नाजुक रिश्ते का भी प्रतीक है। लेकिन इस टकराव के बाद कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। ये बाहरी लोग सिर्फ हिंसा लेकर नहीं आए। पता चलता है कि वो अधिकारी कालिदास को सजा देने नहीं बल्कि सम्मान देने आए हैं। उज्जैनी के सम्राट ने उनकी रचना ऋतु संहार पढ़ी है और वो कालिदास को राजकवि बनाना चाहते हैं। जरा मल्लिका का रिएक्शन देखिए, वो हैरान है, उत्साहित है। उसके लिए तो ये उसके विश्वास की जीत है। वो हमेशा से जानती थी कि कालिदास की प्रतिभा असाधारण है और अब पूरी दुनिया उसे मानने वाली है। लेकिन ये शानदार ऑफर कालिदास के लिए एक बहुत बड़ी दुविधा खड़ी कर देता है और यहीं से कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है। एक कलाकार की प्रेरणा और दुनिया की महत्वाकांक्षा के बीच की लड़ाई। कालिदास का ये डर बहुत गहरा है। उन्हें लगता है कि ये गांव, यहाँ की प्रकृति और सबसे बढ़कर मल्लिका, यही उनकी कला का असली सोर्स है। उन्हें डर है कि अगर वो यहाँ से चले गए तो उनकी प्रेरणा ही खत्म हो जाएगी और वो अपनी जड़ों से कट जाएंगे। तो ये टकराव है कवि की अपनी अंदर की दुनिया और बाहर की दुनिया के उसूलों के बीच। एक तरफ उसकी कला है जो अपनी जड़ों से प्रेरणा लेती है और दूसरी तरफ दुनिया की नजर में शोहरत और सम्मान का महत्व है। और दबाव हर तरफ से आ रहा था। उनके मामा परिवार के सम्मान की दुहाई देते हैं। अंबिका इसे एक और नाटक समझती हैं और विलोम, जो कहानी का विलेन है, वो उन्हें ताना मारता है। इन सब के बीच कालिदास सम्मान को अस्वीकार कर देते हैं। अब कहानी का पूरा फोकस मल्लिका पर आ जाता है। वो अकेली है जो कालिदास के संघर्ष को समझती है और अब फैसला उसके हाथों में है। उसका अगला कदम उन दोनों के भविष्य को तय करेगा। ये एक ऐसा मोड़ है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। जो भी फैसला लिया जाएगा वो उन दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। मल्लिका क्या चुनेगी, अपना प्यार या कालिदास का भविष्य? और तब मल्लिका वो फैसला लेती है जो सब कुछ बदल देता है। वो कालिदास को उनकी किस्मत की तरफ धकेलती है, ये जानते हुए भी कि इसका मतलब उसे हमेशा के लिए खोना हो सकता है। वो अपने प्यार को उसकी महानता के रास्ते में नहीं आने देती। उसके इन शब्दों के पीछे एक बहुत बड़ा बलिदान छुपा है। ये सिर्फ उसे जाने देने की बात नहीं है, ये उसकी महानता को स्वीकार करने की बात है। ये प्यार का शायद सबसे बड़ा रूप है, किसी को जाने देना ताकि वो और ऊंचा उड़ सके। और बस कालिदास उज्जैनी चले जाते हैं। यहीं से उन दोनों के बीच एक दूरी शुरू हो जाती है। एक ऐसी दूरी जो सिर्फ मीलों की नहीं बल्कि समय और भावनाओं की भी है। वक्त गुजरता है, देखते ही देखते कई साल बीत जाते हैं और इस गुजरते वक्त में सब कुछ बदल जाता है। और इन सालों में कालिदास क्या से क्या बन गए हैं। वो अब सिर्फ एक कवि नहीं रहे, उन्हें मातृगुप्त का नया नाम मिला है। गुप्त वंश की राजकुमारी प्रियंकु मंजरी से उनका विवाह हो चुका है। उन्होंने कुमार संभव और मेघदूत जैसे महाकाव्य लिखे हैं और अब तो उन्हें कश्मीर का शासक भी बना दिया गया है। मतलब उनका नाम, उनकी पहचान, सब कुछ बदल चुका है। और दूसरी तरफ मल्लिका, वो आज भी वही है, उसी गांव में, उसी इंतजार के साथ। पर धीरे धीरे उसका ये इंतजार टूटने लगता है। माँ की बीमारी और घर की खराब हालत उसकी जिंदगी मुश्किलों से भर जाती है, क्योंकि जिंदगी तो किसी के लिए नहीं रुकती और मल्लिका को भी हालातों के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। आषाढ़ की एक और बरसात की रात में कालिदास लौटते हैं, लेकिन वो पहले वाले कालिदास नहीं है। वो टूटे हुए हैं, हारे हुए हैं और बिल्कुल बदले हुए इंसान के रूप में वापस आए हैं। वो उज्जैनी तो गए, पर वहां उन्हें मिला क्या? सच तो ये है कि उन्हें शोहरत मिली, कश्मीर का शासन मिला, लेकिन उन्होंने अपनी आत्मा ही खो दी। वो मल्लिका को साफ साफ बताते हैं कि उन्होंने वहां कुछ भी नया नहीं लिखा,
उनके बड़े से बड़े ग्रंथ, चाहे वो कुमार संभव हो या मेघदूत, सब कुछ बस मल्लिका और इस गांव की यादों से ही निकला था। और अब वो सब कुछ त्याग कर वापस आ गए हैं। शायद उन्हें ये लगता है कि सब कुछ वैसा ही होगा जैसा वो छोड़ कर गए थे। वो अब एक साधारण कवि की तरह नहीं, बल्कि एक शासक बनकर लौटते हैं। वो उसी गांव, उसी मल्लिका और उसी प्यार की तलाश में हैं जो कभी उनकी सबसे बड़ी प्रेरणा हुआ करती थी। पर सवाल ये है कि क्या समय और सफलता के बाद अतीत को ठीक वैसे का वैसा पाया जा सकता है? क्या कोई सच में कभी घर वापस जा पाता है? जो सच उनके सामने आता है वो दिल तोड़ने वाला है। मल्लिका अब पहले जैसी नहीं रही। उसकी आंखों में अब वो इंतजार नहीं, बल्कि एक गहरा सन्नाटा है। कालिदास को यह एहसास होता है कि समय ने सब कुछ बदल दिया है। जिस मल्लिका को वो छोड़कर गए थे वो अब कहीं नहीं है, और उस एक पल में कालिदास को समझ आता है कि उन्होंने क्या खो दिया है। पर अब बहुत देर हो चुकी है। कुछ रिश्ते अगर एक बार टूट जाएं तो दोबारा कभी पहले जैसे नहीं हो पाते। जो प्यार वो पीछे छोड़ आए थे वो हमेशा के लिए खो चुका था। मल्लिका के आंसू जो कभी कालिदास की सफलता के लिए खुशी के थे, अब उनका मतलब बदल चुका है। कालिदास देखते हैं कि जिन कोरे पन्नों को मल्लिका ने इतने सालों से उनके लिए सहेज कर रखा था, वो उसके आंसुओं से, उसके दर्द से भीग चुके हैं। उन पर तो एक महाकाव्य पहले ही लिखा जा चुका था, और इससे पहले कि वो एक नई शुरुआत की बात भी कर पाते, घर के अंदर से एक बच्चे के रोने की आवाज आती है, और फिर विलोम की एंट्री होती है, जो इस कड़वी सच्चाई को सामने लाता है कि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। कालिदास समझ जाते हैं कि वो बहुत देर से लौटे हैं। वो चुपचाप उसी बारिश में वापस गुम हो जाते हैं, हमेशा के लिए। और मल्लिका अपने बच्चे को सीने से लगाए दरवाजे पर अकेली टूटी हुई रह जाती है।